हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं थॉमस यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग। इसके पहले जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला डेरिवेट किए थे और इसमें देख लीजिए 1981 ईस्वी में सर थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के संबंध में एक प्रयोग के द्वारा बताया कि किस तरह से किसी भी स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क बैंड बनते हैं या व्यतिकरण पैटर्न को इन्होंने प्रयोग के दौरान सिद्ध किया। अब देखिए, इनके प्रयोग में एक पर्दा लिए थे P और पर्दे P में एक छोटा सा छिद्र था S। यही देख लीजिए, आपका छिद्र है S यहाँ पर, और इसके सामने जो है यहाँ कहीं जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रखा गया था, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। और पर्दे P से कुछ दूरी पर एक पर्दा Q रखा जाता है जिसमें दो स्लिट होते हैं। दो स्लिट मीन्स हो गया आपका छिद्र, दो छिद्र होते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पर्दा आपका ये Q है, इस Q में दो छिद्र हैं, एक S1 और एक S2 है। और दोनों स्लिटों से लाइट मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो यहाँ से देख लीजिए, एक लाइट सोर्स आपका ये हो जाता है और एक लाइट सोर्स ये हो जाता है जब दो स्लिट होते हैं। और दोनों लाइट सोर्स से जब वेव आगे ट्रैवल करती हैं, लाइट वेव आगे ट्रैवल करती हैं, तो एक दूसरे के सुपरपोजिशन के पश्चात जो है मीडियम में इंटरफेरेंस होता है और स्क्रीन पर कहीं पर हमको ब्राइट बैंड मिलता है और कहीं पर डार्क बैंड मिलता है, कहीं पर दीप्त पट्टी मिलती है और कहीं पे अदीप्त पट्टी मिलती है। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। जो दीप्त और अदीप्त पट्टियां पर्दे पर प्राप्त होती हैं, इसे दीप्त फ्रिंज कहते हैं। अब देखिए किस तरह से ये ब्राइट और डार्क मिलता है। यहाँ पर जैसे आप लोगों को बताया गया था कि इस तरह से अगर एक लाइट वेव ट्रैवल करे और दूसरी लाइट वेव कुछ इस तरह से ट्रैवल करे। अब अगर ये क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट सुपरपोज करते हैं तो इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, चूँकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और लेकिन अगर ट्रफ और ट्रफ सुपरपोज करते हैं तो इस कंडीशन में भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। अगर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ सुपरपोज करे तो इस कंडीशन में जो इंटेंसिटी होता है वो मिनिमम होता है और इस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होता है वो इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव। लेकिन इसके पहले जो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ में इंटरफेरेंस होता है, ये आपका होता है कंस्ट्रक्टिव। अब देखिए, यहाँ पर S1 और S2 से जब द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं तो यहाँ पर जो फिगर शो किया गया है, ये देखिएगा, जो फिगर यहाँ पर शो किया गया है, एक डॉटेड लाइन को शो किया गया है और एक कॉन्टिन्यूस लाइन शो किया गया है। जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन प्रदर्शित करेगा ये क्रेस्ट को, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस लाइन है वो क्रेस्ट को शो करेगा और जो डॉटेड लाइन है वो ट्रफ को शो करेगा। जो कॉन्टिन्यूस लाइन है वो श्रिंग को प्रदर्शित करेगा और जो डॉटेड लाइन है वो गर्त को प्रदर्शित करेगा। और आप लोग पढ़े हो कि अगर श्रिंग मिले और गर्त मिले तो जो व्यतिकरण होगा वो संपोषी होगा, और अगर संपोषी व्यतिकरण होगा तो वहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी। और तीव्रता अधिकतम होने का मतलब जो पट्टी हमको मिलेगी, जो बैंड मिलेगा हमको, वो ब्राइट होगा। लेकिन जहाँ पर ये श्रिंग और गर्त मिलते हैं, श्रिंग और गर्त या गर्त और श्रिंग मिलते हैं, तो उस पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस होता है वो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और वहाँ पर जो पट्टी हमको मिलेगी, जो बैंड हमको मिलेगा, वो बैंड जो होगा वो डार्क होगा। तो यहाँ पर देखिए, वैसे भी देख लो, ये बीच में तो ब्राइट ही मिलेगा, ये कन्फर्म है कि जो सेंटर में मिलेगा ये आपका ब्राइट ही होगा। ब्राइट क्यों होगा? क्योंकि S1 और S2 ये आपका जो है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट आप देना चाहते हो, यहाँ पर चलिए इसको अगर आप C मानना चाहते हो, C पॉइंट,
तो ये C पॉइंट S1 और S2 के बीचों बीच है। और अगर इसको हम सीधे ले जाकर पर्दे पर मिलाएं तो देख लीजिए ये आप कह सकते हो सेंट्रल लाइन है, और ये जो केंद्रीय रेखा है S1 से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी और S2 से जो डिस्टेंस होगी, दोनों से ये जो डिस्टेंस है S1 से और ये S2 से, ये दोनों दूरी बराबर होगी। और अगर दोनों दूरी बराबर होगी तो इसके बीच जो पथांतर हुआ, पथांतर कितना होगा, 0 होगा। और आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर पथांतर 0 होता था, अगर पथांतर 0 होता था तो इंटरफेरेंस कैसा होता था, कंस्ट्रक्टिव होता था। कैसे कंस्ट्रक्टिव होता था, आप लोग ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या पढ़े थे, पथांतर के लिए पढ़े थे यम लैम्डा, और जहां यम बराबर लिखे थे 0 1 2 3। अब यम के स्थान पर 0 रख लीजिए, 0 रखेंगे तो ये पूरा मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्पष्ट है कि अगर पथांतर कहीं पर शून्य होता है तो उस पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव ही होगा। तो यहाँ पर देखिए पर्दे पर आपका ये जो आर स्क्रीन है, इस पर जो है बी पॉइंट पर आपका ब्राइट है, फिर इसके दोनों तरफ बी पॉइंट पर ये ब्राइट है, फिर इसके दोनों तरफ आप देखिए यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर डार्क है, और नीचे देख लीजिए आपका यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर डार्क है और यहाँ डार्क है। और फिर आगे भी आपको ब्राइट मिलता जाएगा, सेंटर में ब्राइट है, फिर डार्क मिला है, उसके बाद फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा। आप देख लीजिए यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर ये जो सेंट्रल वाली लाइन है ये आपका डॉटेड डॉटेड या कंटिन्यूस को मिलाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या है, डॉटेड लाइन, फिर देख लीजिए ये दोनों कंटिन्यूस मिला है, फिर डॉटेड, फिर कंटिन्यूस दोनों, फिर डॉटेड। इसका मतलब क्या है कि सिरिंग या तो मिला है या तो गर्त मिला है, तो उस जगह पर जो व्यतिकरण हुआ है वो संपोषी हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक डॉटेड है तो एक कंटिन्यूस है, यहाँ पर एक डॉटेड है एक कंटिन्यूस, एक डॉटेड एक कंटिन्यूस, इसका मतलब एक सिरिंग एक गर्त, एक सिरिंग एक गर्त। तो इस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, तो इस पॉइंट पर हमको मिलेगा डार्क। फिर देख लीजिए आगे यहाँ पर ये डॉटेड कंटिन्यूस डॉटेड कंटिन्यूस और डॉटेड ऐसे मिलता जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा वो पुनः फिर क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव होगा। या अगर हम इसको शो करना चाहें तो एक अलग पर्दा लेकर कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। यहाँ पर अगर हम पर्दा लेते हैं तो सेंटर में देख लीजिए यहाँ ब्राइट मिलेगा, ये ब्राइट मिला, फिर जो है हमको ऊपर डार्क मिलेगा, ऊपर जो है यहाँ डार्क मिलेगा इस तरह से, और उसके बाद पुनः ब्राइट मिलेगा दोनों तरफ, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इस तरह से स्क्रीन पर हमको बैंड मिलता जाता है। और ध्यान दीजिए ये जो बैंड मिलते हैं इनकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, चाहे वो ब्राइट हो चाहे डार्क हो, दोनों की जो चौड़ाई होती है वो समान होती है। आइए देखते हैं आगे देख लीजिए, उसी के बारे में ये लिखा गया है। आगे देखिए फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये ध्यान दीजिएगा कि आपका बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है। ये बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार पूछा भी गया है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक लाइट सोर्स एफ ले रहे हैं और उससे चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ S1 S2 पर समान कला में मिलती हैं। कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर फिगर लिया गया है। यहाँ पर एक लाइट सोर्स S है और यहाँ से एक स्क्रीन लिया गया है, इसमें दो स्लिट हैं S1 और S2, और S1 और S2 पर ये लाइट जो है यहाँ से समान कला में जा रही है, ये लाइट वेव। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा समान कला में पहुँचती हैं तथा O दूरी पर, ये O नहीं है, ये D दूरी आप लिख लीजिए, कैपिटल D दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। ये देख लीजिए D दूरी जो आपका लिया गया कैपिटल D, S1 S2 से ये पर्दा जो है, ये पर्दा रखा गया है D दूरी पर, तो उसको आप D बना लीजिएगा, O नहीं है। D दूरी पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। अब देखिए हम लोग डेरिवेशन करने से पहले जो है यहाँ पर
हमको निकालना पड़ेगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि इंटरफेरेंस किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि ओ पॉइंट से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। यहाँ पे देखिएगा O से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है। अब कोई भी इंटरफेरेंस, यहाँ पर कोई भी फ्रिंज बन सकता है, ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है, वो कंफर्म नहीं है। देखिए P पॉइंट पर अगर हमको फ्रिंज चौड़ाई निकालना है, यहाँ पर जो फ्रिंज बन रहे हैं उसकी चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, तो चौड़ाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? चौड़ाई ज्ञात करने के लिए देखिएगा यहाँ पर फिगर में, ये आपका S1 से P, यही देखिए S1 से P और S2 से P, क्या ये दोनों पथ बराबर हैं? अगर हम P पॉइंट पर निकाल रहे हैं, दोनों पथ तो बराबर है नहीं। S2P ये जो आपका है, S2P आपका ज़्यादा है और S1P कम है। अगर हम आपसे पूछे पथांतर कितना है, दोनों के पथों में कितना अंतर है, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि पथों में अंतर है S2P माइनस S1P। ये आपका निकल रहा है पथों में अंतर। अब देखिए पथांतर जो हमारा ये निकल रहा है, पथांतर ये जो आपका निकल रहा है, देखिएगा यहाँ पर S2P माइनस S1P, यही पथांतर है। और हम लोग S1 से S2P पर एक यहाँ पर लंब खींच लेते हैं और लंब खींच लेते हैं S1A। अब देख लीजिए ये जो S2A है, ये इतना डिस्टेंस S2A ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है और S1P और AP ये दोनों आपस में हो गया बराबर। अब पथों में जो अंतर है यही S2A है, तो हम लोग लिख सकते हैं S2A बराबर लिख सकते हैं S2P माइनस S1P, क्योंकि ये भी पथांतर है और ये भी इतना पथों में अंतर ही मिल रहा है। आगे देखिएगा यहाँ पर यही लिखा गया है कि S1 से, यहाँ पर देखिए यही लिखा गया है S1 से S2P पर लंब S1A है, तब दोनों तरंगों के बीच पथांतर S2A बराबर S2P माइनस S1P। अब यहाँ पर दो त्रिभुज देख लीजिए लिया गया है, दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं, और अगर समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो अनुपातिक होंगी। लेकिन आपको देखना कि ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार समरूप हैं। एक त्रिभुज देख लीजिए आपका है त्रिभुज S1 S2A, त्रिभुज S1 S2A, S1 S2A, और त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज आपका है OPC या COP आप कह सकते हो, COP। ये दो त्रिभुज लिए गए हैं। ये जो C पॉइंट है, ध्यान देना, ये C पॉइंट S1 और S2 के बीच में है, और C पॉइंट से ये P तक का जो कोण बन रहा है, ये कोण आपका थीटा माना गया है। अगर ये कोण थीटा है तो देखिए पहली बात तो ये कोण आप देख लीजिए कितना है, 90 डिग्री। ये कोण कितना है, 90 डिग्री, और ये कोण कितना है, ये भी आपका 90 डिग्री है। दोनों त्रिभुज में अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक एंगल बराबर मिल गया। और देखते हैं दूसरा कोण, ये देख लीजिए जो S1 S2 है, जो S1 S2 है, इसके बीच की जो दूरी मानी गई है वो दूरी स्मॉल d है। स्मॉल d की वैल्यू कुछ मिलीमीटर होती है, और पर्दे के बीच का ये जो दूरी है कैपिटल D जिसे आप मान रहे हो, ये कुछ सेंटीमीटर होता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो कैपिटल D है, कैपिटल D मोर ग्रेटर देन स्मॉल d। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में ये जो S1 और S2 से P तक मिलाया गया है और C से ये P तक, ये जो तीनों लाइनें शो की गई हैं, ये परस्पर समांतर होंगी, क्योंकि दो पर्दे के बीच की दूरी स्लिट के बीच की दूरी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। ये स्लिट के बीच की दूरी की अपेक्षा ये दूरी ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो कुछ इस तरह से ये होगा। जैसे देख लीजिए ये दो स्लिट आपका यहाँ पर लेते हैं, दो स्लिट ऐसे लेते हैं। अब यहाँ से P पॉइंट और यहाँ से C है और यहाँ पे S2 है, कुछ इस तरह से। और ये P सब जगह हम एक मान सकते हैं क्योंकि इसके बीच दूरी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर देखिए यही एंगल लिया गया है, C से क्षैतिज से जो कोण बना है
यही कोण यहाँ पर थीटा लिया गया है। अगर ये कोण थीटा है, इनके बीच की दूरी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग पैरेलल मानेंगे। और अगर पैरेलल मानेंगे तो ज्योमेट्री से देखिए, ये एंगल भी आपका होगा थीटा और ये एंगल भी आपका होगा थीटा। अगर ये एंगल थीटा हो रहा है तो इस फिगर से आप देखिएगा हो जाएगा यहाँ से ये, देखिएगा ये S2 से ये एंगल आपका होगा कितना, थीटा, क्योंकि समांतर आपका बताया जा रहा है तीनों। और अगर ये थीटा होगा तो ये पूरा कोण यहाँ से देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये आप कह रहे हो थीटा, ये कह रहे हो थीटा, ये पूरा 90 डिग्री, यहाँ से ये कोण कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा, और ये 90 है ही, तो ये भी आपका कोण कितना हुआ, ये ऊपर वाला जो कोण है ये हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा हुआ तो देखिए आपके दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर मिल रहे हैं, एक तो ये 90 डिग्री मिला, एक तो ये 90 डिग्री इसमें मिल रहा है, और ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए समकोण त्रिभुज में। आप कह सकते हो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। और अगर समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। भुजाएं अनुपातिक होंगी तो हम लोग लिख सकते हैं OP, ये देखिएगा यहाँ पर OP बटे CP त्रिभुज COP में ले रहे हैं, COP में और S1S2A में, OP बटे CP, ये बराबर आपका हो गया इसका लंब लिए थे तो इस त्रिभुज में भी आप लंब ले लीजिए। यहाँ का जो लंब है वो देख लीजिए आपका मिल रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, S2A और इसमें लिए हम लोग कर्ण, यहाँ पर कर्ण आपका मिलेगा बटे S1 S2। देखिएगा आगे यहाँ पर लिखा गया है जहाँ नीचे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। फिगर आप पेन और नोट्स ले लीजिएगा, डेरिवेट करते रहिए। यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज जब समरूप होगा तो यही आपका लिखा गया है OP बटे CP बराबर S2A अपान S1 S2। यहाँ से S2A का मान निकालते हैं तो OP अपान CP इंटू S1 S2, और ऊपर माना गया है कि S1 S2 बराबर स्मॉल d सिलिटों के बीच की डिस्टेंस, और OP बराबर है x के, और S2A बराबर अगर हम मान निकालते हैं, सबका मान रखते हैं तो इतना मान हमको देख लीजिए मिल रहा है। CP नीचे आपका है, CP के स्थान पर देखिए क्या लिखा गया है, कैपिटल D, जबकि कैपिटल D क्या है, पर्दे के बीच की दूरी है। लेकिन आप फिगर एक बार फिर से देख लीजिए, ये CP जो है आपका, ये जो CP है, जब ये भी दूरी आपका कम होता है, OP जो आपका है ये भी बहुत कम है, और ये जब समांतर लिए गए हैं तो ये दूरी लगभग इसके बराबर OP के बराबर होगी। तो इसी वजह से अप्रॉक्सीमेशन की कंडीशन में ये D लिया जाता है। तो उसके स्थान पर भी देख लीजिए यहाँ पर D रख दिया गया है, नीचे CP के स्थान पर यहाँ D रखा गया है, और आप यहाँ देख लीजिए इन ब्रैकेट शो किया गया है कि CP बराबर है लगभग OC के। इसी वजह से S2A बराबर x स्मॉल d अपन कैपिटल D मिला है हमको, जहाँ x फ्रिंजों की स्थितियाँ हैं और स्मॉल d जो है पर्दे और स्लिट के, स्मॉल d यहाँ स्मॉल d नहीं कैपिटल D, पर्दे तथा स्लिट पर बनी दूरी, ये आप लिख लीजिएगा, ये देख लीजिए गलत लिखा गया है थोड़ा सा, यहाँ कह सकते हो कैपिटल D पर्दे तथा स्लिट पर बनी दूरी है, स्लिट से दूरी है, और ये स्लिट गलत लिखा गया, स्लिट इस तरह से कुछ होना चाहिए, ये आपका होगा स्लिट, मीन्स हो गया छिद्र। आगे देखिएगा, अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इसी के अंतर्गत है दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ। तो दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों में देखिए, यदि प्रकाश तरंगिकाओं के बीच समपोषी व्यतिकरण होगा तो दीप्त फ्रिंज मिलेगा, ये तो आप पढ़ चुके हो। दीप्त फ्रिंज का मतलब हुआ समपोषी व्यतिकरण, और समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर इसके पहले वाले क्लास में निकला था, m लैम्डा होना चाहिए, जहाँ m बराबर 0 1 2 3 4। अब देखिए एक पथांतर और आप निकाले हो, एक पथांतर कितना निकाले थे अभी आप लोग, ये निकाले हो XD अपान कैपिटल D, यही देखिए XD अपान कैपिटल D निकाले हो पथांतर। अब ये किसके लिए निकला है,
दोनों के लिए ये कंडीशन हम लोग लगाएंगे। संपोषी भी हो सकता है और विनाशी भी हो सकता है, लेकिन अगर संपोषी होगा तो इसका मान किसके बराबर होगा, यम लैम्डा के बराबर होगा, क्योंकि संपोषी के लिए कंडीशन क्या है, यम लैम्डा है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर यम लैम्डा, और यहाँ पर एक्स डी अपान कैपिटल डी बराबर यम लैम्डा। तो जो फ्रिंजों की स्थितियाँ होगी एक्स बराबर यम लैम्डा डी अपान स्मॉल डी, यहाँ से यक्स का मान आप निकाल सकते हो। तो देखिए ये दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां निकली। न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा पांचवीं दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात कीजिए। तो अगर पांचवीं दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां पूछा गया तो यम का मान हम लोग 5 रखेंगे, लैम्डा का मान दिया जाएगा, कैपिटल डी जो है पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी, और ये स्मॉल डी जो है स्लिटों के बीच की दूरी। अब देखिए अगर अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां पूछी जाती है न्यूमेरिकल में, तो हम क्या करेंगे, अदीप्त फ्रिंज के लिए आप लोगों को पथांतर बताया गया होगा 2m-1 इंटू लैम्डा। इसके पहले वाले क्लास में बताया गया होगा कि अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। अब देखिए पथांतर यहाँ पर हमारा कितना निकला था एक्स डी बाई कैपिटल डी। अब ये डार्क फ्रिंज के लिए जो है यही जो पाथ डिफरेंस है यही हमको बराबर करना पड़ेगा 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के। तो बराबर कर लेते हैं यहाँ पर देख लीजिए बराबर कर लिया गया, एक्स डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2, और यहीं से एक्स का मान निकाल लेते हैं, और एक्स का यही मान जो होगा ये अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों को शो करेगा। अब कौन सी अदीप्त फ्रिंज है वो आपसे न्यूमेरिकल में कहा जाएगा, पहली अदीप्त फ्रिंज, दूसरी अदीप्त फ्रिंज, तीसरी अदीप्त फ्रिंज, तो वो क्या होता है, यम होता है। यहाँ पर यम का मान बताया गया होगा आप लोगों को कि 0 से नहीं 1 से होता है। इसके पहले वाले क्लास में इसका डिस्कशन किया गया था ये वाला। तो ये अदीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन निकला, और इसके पहले जो है दीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन निकला। आगे चलिए देखते हैं हम लोग दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ये देखिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के आप यहाँ पर केवल हेडिंग दीजिएगा फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हेडिंग मत दीजिएगा, क्योंकि चाहे दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो चौड़ाई वही होता है। अब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, देखिए अगर हम कोई भी स्क्रीन लेते हैं तो यहाँ पर ब्राइट बना, फिर देखिए डार्क बना, फिर ब्राइट बना, फिर डार्क बना, तो इसकी जो चौड़ाई होती है इन पट्टियों की, इन्हीं चौड़ाई को कहा जाता है फ्रिंज चौड़ाई। और चाहे वो दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों की चौड़ाई बराबर होती है। तो आप कह सकते हो कि दो क्रमागत दीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अब देखिए अगर यमवीं और m+1वीं दीप्त फ्रिंज हमको निकालना है कि ये चौड़ाई कितनी होगी, कोई भी फ्रिंज बनती है, जैसे न्यूमेरिकल में भी ये पूछा जाएगा आपसे कि फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये स्क्रीन है एक, अब ये स्क्रीन है, यहाँ पर एक फ्रिंज बना, ये चलिए इसको हम लोग डार्क करते हैं और इसको भी डार्क करते हैं, और बीच में जो है आपका रेड जो दिख रहा है ये देखिए इसको ब्राइट मान लेते हैं, बीच वाला ब्राइट है और ये दोनों डार्क है। फिर आपका यहाँ पर भी डार्क होगा, बीच में ब्राइट, यहाँ पर भी डार्क, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से आपका हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, लेकिन बीच में जो रेड दिख रहा है वो आपका ब्राइट है, और दोनों की चौड़ाई बराबर है। कहा जा रहा है इसमें देखिए, अब इसमें देखिए कहा जा रहा है दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। देखिए एक दीप्त फ्रिंज लो चाहे अदीप्त फ्रिंज, एक लीजिए। अगर अदीप्त लेते हैं, ये एक अदीप्त फ्रिंज यहाँ पर और एक अदीप्त फ्रिंज, ये दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना मिला, बीच की दूरी देख लीजिए हमको मिल रहा है यही इतना, ये इतना, यही जो होगा यही क्या होगा, फ्रिंज चौड़ाई। ये फ्रिंज चौड़ाई किसका होगा, दीप्त का होगा, लेकिन दोनों बराबर है चौड़ाई, चाहे दीप्त का चाहे दीप्त का। अगर हम दीप्त वाले से निकालना चाहें तो कह सकते हैं इसकी चौड़ाई पूरा ले लीजिए, ये चौड़ाई, और ये चौड़ाई पूरा ले लीजिए, इसके बीच की दूरी को, तो इसके बीच की दूरी आपकी ये मिलेगा। तो ये मतलब किसकी चौड़ाई, ये डार्क की चौड़ाई देख लीजिए मिल रहा है, तो इसी को कहा जाता है फ्रिंज चौड़ाई। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि यमवीं और m+1वीं दीप्त फ्रिंज की केंद्र O से दूरी क्रमशः xm और xm+1 है। यहाँ पर देखिए जो आपका फिगर मिला था, यही फिगर में जो है कहीं पर कोई पॉइंट लेते हैं,
कोई पॉइंट यहाँ पर लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ देख लीजिए ओ पॉइंट पर आपका क्या मिलता है, ब्राइट मिलता है, फिर डार्क ब्राइट ऐसे मिलता जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यमोमी दीप्त फ्रिंज है, और इसके बाद जो आएगा हमारा डार्क आएगा, फिर ब्राइट। तो वहाँ पर जो अगली ब्राइट आएगी वो कौन सी ब्राइट होगी, वो ब्राइट होगी m+1वीं होगी। तो वही लिया जा रहा है यहाँ पर। एक बार देखिए कहा जा रहा है यदि यमवी और m+1वीं दीप्त फ्रिंज की केंद्र O से दूरी, ये जो आपका केंद्र O लिया गया था यहाँ पर, इससे दूरी वहाँ की m तक की xm हो और m+1 तक की xm+1 हो, तब xm बराबर आपका कितना होगा, ये आप लोग देख लीजिए, ये भी पढ़ चुके हो। x के लिए फार्मूला आपका मिला था λd/d, xm बराबर कितना, m λd/d, और xm+1 के लिए अगर हम निकालते हैं, जहाँ m है वहीं हो जाएगा m+1 हो जाएगा। तो ये दो समीकरण मिला। अब हमको चाहिए उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो चौड़ाई देखिए, आप लोग क्या कहते हैं, परिभाषा के अनुसार क्या आपका था कि दो कर्मागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई होती है। ये देखिए दो दीप्त फ्रिंज बना, इसी के बीच की जो दूरी है यही फ्रिंज चौड़ाई है। ये आपका क्या है, ये यमवा दीप्त फ्रिंज है, और ये क्या है, m+1वां दीप्त फ्रिंज है। तो हम क्या करते हैं, यही m+1वें दीप्त फ्रिंज में से ये जो पूरी दूरी होगी, इसमें से ये दूरी माइनस कर लेंगे, हमको ये दूरी मिल जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी xm+1 माइनस xm+1 माइनस xm कर लेते हैं, हमारा मान निकल आएगा। तो यहीं पर देख लीजिए आपका फ्रिंज चौड़ाई को जो है W से प्रदर्शित किया जाता है। तो W बराबर लिखा गया xm+1 माइनस xm, और xm+1 xm दोनों का देखिए यहाँ से मान रख लिया गया, और मान रखने पर इसको कैलकुलेट करते हैं m λd/d, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, λd/d, लैम्डा कैपिटल D/d, ये इतना बचेगा। अतः फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो व्यंजक हुआ वो व्यंजक हमारा मिल रहा है लैम्डा कैपिटल D/d। तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको यहाँ तक डेरिवेट करना पड़ेगा। आगे देखिए, दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। अब कोणीय चौड़ाई क्या है, देखिए कोणीय चौड़ाई का मतलब हो गया कि जैसे ये आपका स्क्रीन था और यहाँ से जो है थीटा कोण बना था, P पॉइंट यहाँ पर है, तो यही जो है थीटा का मान कितना होगा, पता चला ये दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई है, ये थीटा था। अब यहाँ पर एक इस तरह से देखिएगा, ये कोई भी फ्रिंज हो गया, चलिए डार्क ही मान लीजिए, ये ब्राइट, ये भी ब्राइट, ये सॉरी इसको ब्लैक कर देते हैं, ये देखिए डार्क हो गया, ये भी डार्क हो गया, और बीच में जो दिख रहा है वो ब्राइट आपका है। फिर यहाँ सेंटर में तो ब्राइट होगा ही, ये तो ब्राइट होगा ही। अब यही जो इतनी चौड़ी पट्टी है, ये चौड़ी जो पट्टी है यहाँ पर, यही ये चौड़ी पट्टी कितना कोण यहाँ पर बनाएगी, ये कोण हमको ज्ञात करना है। अब इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पूरा कोण यहाँ है, ये पूरे कोण में से ये जो कोण बना रहा है नीचे वाला, यही कोण माइनस कर दें तो आसानी से हमको ये इसके द्वारा जो बना कोण है ये कोण मिल जाएगा, और यही हमको ज्ञात करना है, चाहे दीप्त का निकालना हो चाहे अदीप्त का निकालना हो। अब देखिए, माना यमों क्रम की दीप्त फ्रिंज की पर्दे पर कोणीय स्थिति थीटा एम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये स्क्रीन था और यमों दीप्त फ्रिंज ये आपका कितना है, θ1 है, थीटा एम है रे, थीटा एम है, और m+1वीं का जो है दीप्त फ्रिंज का वो θm+1 है। यहाँ पर कोई दीप्त फ्रिंज और आगे होगा तो वो जो है θm+1 होगा। अब हमको ये चाहिए इसकी कोणीय चौड़ाई, यही कोण चाहिए हमको, तो θm θm+1, देखिए यहाँ पर θm है, तब θm बराबर xm। एक चीज़ देख लीजिए, वो कोणीय चौड़ाई तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, ये θm जो मान रहे हैं वो किसके बराबर होगा, ये जो थीटा है ये किसके बराबर होगा, ये xm था
और ये कैपिटल डी था तो एक्स एम बाई डी ये हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि थीटा एम बराबर एक्स एम बाई डी, और एक्स एम का मान रख लेते हैं यहाँ पर, एक्स एम का मान रख लिया गया तो एम लैम्डा बाई डी आ गया। ये दीप्त फ्रिंज है तो दीप्त फ्रिंज वाला एक्स एम का मान रखा गया है, एम लैम्डा बाई डी आ गया। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर एम प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज के लिए कोणीय स्थिति निकालेंगे तो एक्स एम प्लस 1 बाई डी हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू मिल रहा है। अब दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की कोणीय दूरी निकालना है तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया था, थीटा बराबर थीटा एम प्लस 1 माइनस थीटा एम, और दोनों का ऊपर मान निकाले, मान रख लेते हैं और लैम्डा से इसमें देख लीजिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वही आपका हो जाएगा कोणीय स्थिति, दीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों की कोणीय स्थिति। इस तरह से ये निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।